तो आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था यहाँ पे जिन्बू जापान पहुंच चुका है रेड के लिए और वहाँ पर बहुत सारे जाइंट्स को बड़ी आसानी से मार भी रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ हंटर उसके ऊपर बैट लगा रहे होते हैं, जिसपे कि कुछ हंटर बोलते हैं आज वो वहीं पर पहले दिन ही मारा जाएगा, जिसपे कि थॉमस आंद्रे बोलता है अगर वो वहाँ से वापस आ गया तो मैं इस चीज़ के ऊपर बैट लगाता हूँ और मैं अपनी पूरी हंटर गिल्ड की बिल्डिंग को बैट पर लगाता हूँ। और थॉमस आंद्रे की ये सब बातें सुनकर वहाँ पर वो सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और वहीं हमें दोबारा से जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो मीडिया अभी भी रिपोर्टिंग कर रही होती है हेलीकॉप्टर के थ्रू, और वो ऊपर से सारी वहाँ पर सीन दिखा रही होती है कि नीचे कितनी ज़्यादा तबाही मच चुकी है। और वहीं पर वो बता रहे होते हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, सांग जिन्बू के सारे समन बीस्ट बड़ी आसानी से यहाँ पर सारे जाइंट्स को मारे जा रहे हैं और कुछ तो उन्हें जिंदा भी खा रहे हैं। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, कुछ तो उन्हें जिंदा भी खा रहे हैं। और तभी यहाँ पर सीन सिटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कि एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसके पीछे की एक जाइंट पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। तभी यहाँ पर उस जाइंट का एक हाथ अचानक से कट जाता है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि इग्रिस ने ही करा होता है। और तभी उसके ऊपर से वहाँ पर आयरन आके अपने वेपन से उसके सर पर अटैक करता है और उसे बस एक ही झटके में मार देता है। और वो वहाँ पर उसे मारने के बाद बड़ी जोर से रोर करके शो ऑफ करने लगता है, जिसे इग्रिस देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। आयरन यहाँ पे स्माइल दे रहा होता है मगर यहाँ पे इग्रेस उसकी तरफ से अपनी मुंडी को घुमाकर बच्ची को देखने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू सोच रहा होता है हालांकि ये अच्छा काम तो कर रहा है लेकिन फिर भी ये एक इंसान ही था पहले, तो इसकी शो ऑफ करने की आदत गई नहीं है अभी तक। वहीं दूसरी तरफ पीछे से एक सोल्जर जिन्बू को थैंक यू बोलने ही वाला था कि उसी से पहले ही जिन्बू उसे थंब ऊपर करके दिखा देता है कि सब कुछ सही है और उसे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही ब्रेव हो। उसकी इतनी काइंडनेस को देखकर वहाँ पे सारे सोल्जर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं इतना ज़्यादा ताकतवर है लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा भी घमंडी नहीं है। तभी यहाँ पर जिन्बू कहता है सभी सिविलियंस को सेफ जगह पे ले जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी यहाँ पर वो एक जाइंट की बॉडी को कहता है जागो। और तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के वहाँ पर, जहाँ पे कि सारे वहाँ पर जो कम्युनिकेटर होते हैं वो चेयरमैन को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते हैं कि हमने उस जाइंट को पकड़ लिया है, हमें उसकी डेड बॉडी मिली है। जिसपे कि वहाँ पर पीछे खड़ा हुआ चेयरमैन और ये कोई और नहीं बल्कि जापान का ही चेयरमैन होता है जो वहाँ पर गनहिनु से मिलने भी गया हुआ था एक बार। तभी वहाँ पर सोच रहा होता है रियोजी बिल्कुल सही कह रहा था, ये हंटर बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जब मैंने पहली बार इसे एयरपोर्ट पर देखा था तब मैं इसकी आँखें देख कर ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। ये मैं बाकी हंटरों से मिला हूँ लेकिन ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही अलग है। अभी हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो चेयरमैन जिन्बू का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर भी गया था और उसे अपने प्लान्स के बारे में बता रहा होता है, जिस पर कि जिन्बू कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे प्लान्स को फॉलो करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं। जिस पे कि वो चेयरमैन और उसके बाकी के यहाँ पर सेक्रेटरीज और मेंबर जितने भी होते हैं हंटर एसोसिएशन के, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और यहाँ पर वो चेयरमैन अचानक से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और सोच रहा होता है अब मैं समझा उसका मतलब क्या है। वो इन सब जाइंट्स को अकेले मारना चाहता है लेकिन कैसे, मगर क्यों और कैसे। तभी यहाँ पर हमें एक शैडो सोल्जर दिखाया जाता है जिसने कि अभी अभी आंखें खोली होती है और ये कोई और नहीं बल्कि उसी जाइंट्स की शैडो होती है। और वहाँ पे कोई एक दो नहीं बल्कि 4-5 शैडो होती है और जिनको सोच रहा होता है मैं इनका नाम क्या रखूँ, क्योंकि ये सब भी वहाँ पर ए रैंक से ज़्यादा के ही थे। और जैसा कि हम सभी को पता है जिनको यहाँ पर नाम रखने में बहुत ज़्यादा ही बेकार होता है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिसपे कि वो कहता है तो मैं इन सब जाइंट्स का नाम 1 2 3 रख दूंगा। जिसपे कि वहाँ पे बीरू पीछे से आके कहता है मैं एक और जाइंट को मार के ले आया हूँ। जिसपे कि जिन्बू कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं उसका नाम 6 रख दूंगा। तभी वहाँ पर पीछे जिन्हों को कहता है तुम भी थोड़ी देर टेंट में रेस्ट कर लो, तुमने भी बहुत काम कर लिया है। तभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है मैंने अपने सारे वहाँ पर शैडो सोल्जर्स को जापान में पूरी तरीके से छोड़ दिया है और वो वहाँ पर बाकी हंटरों की मदद कर रहे होंगे। और तभी वहाँ पर हमें टस्क को दिखाया जाता है जो कि अपना साइज बड़ा करके अपने फायर मैजिक और क्रिस्टल की मदद से वहाँ पे उन सभी जाइंट्स को मार रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे टैंक भी उन्हीं सभी हंटर्स की मदद कर रहा होता है उन जाइंट्स को मारने में। जिसपे कि जिन्बू सोच रहा होता है मेरे सारे शैडो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और लेवल अप हो चुके हैं, वो बड़ी आसानी से इन सभी जाइंट्स को मार देंगे। और साथ ही में इनमें से कुछ वहाँ पर शैडो सोल्जर्स तो अपने साइज को भी बड़ा कर सकते थे। वो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं पहले कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, साथ ही में ब्लैक हार्ट की मदद से मुझे 1 लाख माना मिली है जिसकी वजह से मेरे शैडो सोल्जर बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये गेट्स हैं। एस रैंक की गेट के मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रैंक के गेट्स भी ओपन होने लगे हैं। साथ ही में उनमें से सारे मॉन्स्टर बाहर निकल कर सिटी पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें सिटी
के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चारों तरफ बस तबाही मची होती है, चारों तरफ बस आग होती है और सारी बिल्डिंगें भी टूट फूट गई होती है। और जिन्बू और यहाँ पर जिन्हो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जिसपे कि जिन्हो बोलता है यहाँ की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ये लड़की कोई और नहीं हानिकावा होती है, जो कि रियोजी के साथ पहले भी आई होती है उसके ट्रांसलेटर के रूप में। और वो जिन्बू से कहती है, हाय सर, मेरा नाम हानिकावा है। जिसपे जिन्बू बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है। जिसपे भी हानिकावा कहती है, नहीं, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, हम ही हैं, बस हम हंटर सभी हैं। इतनी तबाही हो चुकी है, सारे सिविलियन यहाँ से जा चुके हैं। और हानिकावा उसे हंटरों की लिस्ट बता रही होती है कि कनाडा, यूके, इंडिया और बाकी जगहों, चाइना से, इन सब जगहों से दो दो हंटर आए हैं। हालांकि रसिया से एक हंटर आया था, वो भी मर चुका है। जिसपे कि जिन्वू कहता है, अच्छा ठीक है ना, तो फिर उनको ग्रुप्स में बांट दो। जिन्वू की यह बात सुनकर हानिकावा कंटिन्यू करते हुए कहती है, सर यहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर ऑलरेडी मार चुके हैं। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है, एस रैंक के हंटरों की यही हालत है, तो पता नहीं ए रैंक, बी रैंक या उससे लोअर हंटरों की क्या हालत हुई होगी। और पता नहीं कितने हंटर तो अब तक मर भी चुके होंगे, हमें तो इनके बारे में रिकॉर्ड भी नहीं पता है। जिसपे कि हानिकावा कंटिन्यू करते हुए कहती है, टोटल उस टेंजन से 31 जाइंट्स बाहर निकले थे और उनमें से कुछ जाइंट्स तो हमारी ओशन को पार कर कर दूसरी कंट्री जैसे कि चाइना यहाँ पर जा रहे थे और वहाँ के एस रैंक के हंटरों ने भी उन्हें मार ही दिया है। और यहाँ पर आपने आते ही बहुत सारे जाइंट्स को मार दिया था, जिससे कि जाइंट्स की वहाँ पे काउंटिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और हमारी कंट्री के हंटर और बाकी एस रैंक के हंटर भी आपके शैडो सोल्जर्स के साथ मिलकर उन जाइंट्स को मार रहे हैं। जिसपे कि जिन्वू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब मेरे को सीधा उसी पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर जिन्वू किसी और की नहीं बल्कि उस बड़े वाले जाइंट की बात कर रहा था, जो कि उस गेट के सामने बहुत देर से बैठा हुआ है। जिन्वू यहाँ पर बोलता है, मुझे लगता है कि बस अब यही बचा हुआ है जो कि यहाँ पर बस बहुत देर से जिंदा खड़ा और बिना मूवमेंट के वो बैठा है। तभी यहाँ पर वो अपनी सिटी की तरफ देखकर बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मगर पता नहीं क्यों ये सब सीन मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। मुझे ये सीन बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने चीज़ें कहाँ देखी हैं। तभी उसे अचानक से याद आता है, हालांकि यहाँ पे बहुत ही कम आग लगी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल डीमन कासल की तरह लग रही है। और वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी हर बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और चारों तरफ बस तबाही मची हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ पर डीमन कासल और आर्किटेक्ट मेरे को फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे को बताना चाह रहे थे कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और अगर ऐसा सच में है तो फिर मैं इस चीज़ को जरूर रोकूंगा। जितनी भी आगे चीज़ें होने वाली है मैं उसको बदल के रहूँगा। हाथी में जिन्वू सोच रहा होता है, मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट अब तक तो मर चुका होगा, वही उसकी रियल बॉडी होगी, वरना अगर वो अभी तक जिंदा होता तो मुझसे ज़रूर बदला लेने आता। जो मैंने उसके साथ किया था उसके बाद तो मेरे से ज़रूर बदला लेने आता। तभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ तो मैं फ्यूचर बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसपे कि हानिकावा कहती है, यहाँ पर तो अभी एक भी एस रैंक के हंटर नहीं आया है। जिसपे जिन्वू कहता है, नहीं, सब तो आ चुके हैं। तभी यहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर ज़मीन पर लेटी होती है, उन जाइंट को मारने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई होती है और सोच रही होती है। यहाँ पर ये शैडोज, ये तो इस तरह को जाइंट्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। और वो अपने यहाँ पर साथी से बोल रही होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बस क्लीनिंग के लिए हूँ और पता नहीं क्यों मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अब। तभी यहाँ पर हमें जिन्वू की वो आर्मी दिखाई जाती है, शैडो सोल्जर्स की आर्मी। और यहाँ पर वो सारे जिन्वू के चारों तरफ होते हैं, जिन्वू को घेरे खड़े हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है बस वो जिन्वू को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर वो सब के सब नील डाउन करके बैठे हुए होते हैं। और उसको हानिकावा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी बड़ी आर्मी कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होती है। तभी वहाँ पर पीछे से बीरू आ जाता है और वहाँ पे बीरू के प्रेजेंस से ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। जिसपे कि जिन्वू उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम सबने बहुत अच्छा काम कराया आज। जिसपे कि बीरू उसे शुक्रिया बोलने लगता है। और यहाँ पर जिन्वू से बोलता है, मिस हानिकावा को तुम एक सेफ जगह ले जाओ। तभी वहाँ पर वो सभी वहाँ पर जो जाइंट्स मरे हुए होते हैं उनकी तरफ देखकर बोलता है, चलो तो तुम लोग भी अब जाग जाओ। और वहाँ पर वो सारे जाइंट्स की शैडो बाहर निकलने लग जाती है। और उन जाइंट्स के निकलते ही यहाँ पे जिन्वू की आर्मी और भी ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। और अब ये जाइंट्स यहाँ पर अपने ही साथी जो कि अभी तक जिंदा है उनके साथ फाइट करेंगे। और यहाँ पर जिन्वू उन सभी को कहता है, नाउ देन चलो अब आगे बढ़ो।
और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जिन वो यहाँ पर अपने सारे शैडो सोल्जर को बोल रहा होता है आगे बढ़ो हमला करो, जिसपे कि बेरू यहाँ पर रोर करने लग जाता है और उसकी रोर की इम्पैक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर सारे शैडो सोल्जर चार्ज हो जाते हैं और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी शैडो सोल्जर्स वो सब उसी बड़े वाले जाइंट की ओर बढ़ने लगते हैं और उस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन ये जिन्बू देखकर हैरान होता है, यहाँ पर पूरी आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर कोई 100-150 नहीं बल्कि हजारों शैडो सोल्जर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है। मगर अचानक जैसी पूरी आर्मी उसके पास पहुंचती है वो कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर जिन्बू भी बहुत ज़्यादा ही हैरान और परेशान हो जाता है। वो वहाँ पर अचानक से खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से ऐसा स्लाइस मारता है उसके एक ही वहाँ पर अटैक से वहाँ पर जिन्बू की बहुत ज़्यादा शैडो सोल्जर्स लगभग मर चुके होते हैं। और आपको यहाँ पर ये पिक देख कर पता चल ही गया होगा कि उसका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसपे कि जिन्बू भी यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहा होता है। जिन्बू बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसने बस अपने एक ही अटैक से मेरे 100 से 150 नहीं 200-300 यहाँ पर शैडो सोल्जर्स मार दिए होंगे। पता नहीं क्यों मगर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है और इसमें से इतनी ज़्यादा माना एनर्जी निकल रही है। मुझे इसे देखकर यहाँ पे भागने का मन कर रहा है। मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मगर तभी यहाँ पर हमें टस्क दिखाया जाता है जिसने कि अपना साइज बड़ा कर लिया होता है और उसके हाथ में वो एक क्रिस्टल होता है। और यहाँ पर जिन्बू सोच रहा होता है मन ही मन में, जब भी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी वियर्ड सिचुएशन आ जाए जिसमें कि तुम्हें डर लग रहा हो, तो उस समय तुम्हारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो तुम डर जाओ और भाग जाओ और उसके बारे में भूल जाओ, या फिर तुम उस डर को ही मिटा दो जिससे कि तुम्हें डर लग रहा है। और मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं इस डर को ही मिटा दूंगा जो कि मेरे को डराने की कोशिश कर रही है। मैं इसको पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। तभी यहाँ पर हमें बताया जाता है कि टस्क अभी भी उससे लड़ाई कर रहा होता है और यहाँ पर वो शैडो सोल्जर्स बाकी के जो होते हैं वो भी उस पर पीछे से अटैक करने के लिए आते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक जाइंट अपीयर होता है जिसपे कि वो बड़ा वाला जाइंट उसे अपने एक ही अटैक से बीच में से काट देता है। और वहाँ पर नीचे में जो बाकी के शैडो सोल्जर्स थे, वो जो आंट्स थी, एंड्स जो जितने भी शैडो एंड्स थी, वो सब वहाँ पर आ जाती हैं उस पर अटैक करने के लिए और वो उसके पैर को वहाँ से नीचे से खाने की कोशिश करने लगती हैं, जिसपे कि वो एक झटका मारता है और उन सबको वहाँ पर हवा में उड़ा देता है और मारने लगता है। और इस सीन को देखकर बेरू को पीछे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसपे कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मगर वहाँ पे जिन्बू उसे वहाँ पर रोकते हुए बोलता है रुक जाओ, अभी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और मैंने इतना तो एक्सपेक्ट करा ही था और मेरे पास अभी इनफ माना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर और वेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर उसकी वीकनेस ढूंढनी होगी और बिना वीकनेस के हम उसे नहीं मार पाएंगे। और यहाँ पर वो जाइंट्स लगातार कंटिन्यूसली उन सभी शैडो सोल्जर्स को मारे जा रहा था और यहाँ पर उसको इस तरीके से अटैक करते हुए देखकर जिन्बू को बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर जिन्बू का माना बड़ी तेज़ी से लगातार घट रहा होता है। वहीं जीमा उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जीमा का वेपन भी उस पर कोई खास अटैक करता नहीं है। और यहाँ पर जिन्बू का माना हमें लगातार घटते हुए बड़ी तेज़ी से दिखाया जाता है, जिसपे कि जिन्बू वहाँ पर सोच रहा होता है उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर एक आर्मर की तरह काम कर रही है, इसलिए वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है। उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसकी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगी और कोई भी बाहर से उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जिन्बू को रियलाइज़ होता है कि जब लास्ट टाइम उसकी आंख के ऊपर अटैक करा गया था तब उसने उसे डॉज करने की कोशिश करी थी। तभी यहाँ पर वो कहता है काइजल अब चलो। और जिन्बू यहाँ पर अपने साथ बेरू और इग्रिस को भी काइजल के ऊपर बिठा लेता है और यहाँ पर जाइंट के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसपे कि वो जाइंट जिन्बू को आते हुए देख लेता है और जिन्बू के अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पर जिन्बू अपने आप को कंफर्म करने के लिए उसके वहाँ पर आंखों के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसपे कि यहाँ पर वो सोल्जर उसे डॉज करते हुए डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिसपे कि जिन्बू समझ जाता है अगर इसकी कोई कमजोरी है तो वो सिर्फ उसकी आंखें हैं। तभी यहाँ पर जिन्बू चिल्लाते हुए बोलता है मुझे पता था इसकी कमजोरी इसकी आंखें ही हैं। तभी यहाँ पर वो जाइंट यहाँ पे काइजल की तरफ अटैक करता है और यहाँ पे वो अटैक काइजल को हिट भी करता है, जिसपे कि वो जाइंट सोचता है वो सभी हम मर गए होंगे, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर इग्रिस उसके हाथों पे चढ़ गया होता है। इग्रिस के पास यहाँ पर अभी भी बैरन की सोड होती है, जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो जाइंट अपने बड़े बड़े हाथों से उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से जिन्बू आ जाता है जो कि अपने स्टेल मोड में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाइंट ने उसे देखा नहीं होता है और जिन्बू ने आते ही सीधा उसकी आंखों पर अटैक करा और उस वजह से वो जाइंट बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग गया
और जिन्हों यहाँ पर उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर बोलने लगता है, मुझे पता था, अब तड़पो इस दर्द में। तभी यहाँ पर पीछे से बीरू उस पर अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी बॉडी को स्क्रैच करने की कोशिश करता है और यहाँ पर जिन्बू अपने कमांडर अथॉरिटी की मदद से उस पर खतरनाक अटैक करता है। और यहाँ पर इग्रिस, जिन्बू और बीरू तीनों मिलकर उस पर लगातार अटैक करे जा रहे होते हैं और उन तीनों की खतरनाक अटैक की मदद से वो जायंट वहाँ पर दर्द में कराह रहा होता है और रो रहा होता है, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और उसकी इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज़ें दूर तक सुनाई दे रही होती है। और वो आवाज़ें वहाँ पर जिन्हो और हानि काबा भी सुन रही होती है, जिसपे कि हानि काबा बोलती है, ये लड़ाई अब कोई हंटर और मॉन्स्टर के बीच में नहीं है, ये तो दो मॉन्स्टर के बीच में हो रही है ये लड़ाई। और आज तक उसने कभी जिन्बू को लड़ते हुए नहीं देखा हुआ होता है। और जिन्हो वहाँ पर बोल रहा होता है, जिन्बू तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल हो तुम। तभी यहाँ पर हमें वो जायंट दिखाया जाता है जिसकी आंखों पे बहुत ज्यादा अटैक के निशान दिखाई दे रहे होते हैं और वहीं जिन्बू अभी तक उसकी नाक के पास होता है और उस जायंट से कहता है अब तुम मरो। और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्लैसेस लगा देता है जिसकी वजह से उसकी आंखें लगभग फूट गई होती है, लगभग क्या पूरी फूट गई होती है और उसकी आंखों से बस खून बह रहा होता है। और उसकी आंख फूटने की वजह से वो जायंट नीचे गिर जाता है जिसपे कि जिन्बू यहाँ पर चिल्ला के कहता है बेरू अब तुम्हारी बारी है। जिसपे कि बीरू यहाँ पर पूरी फुल स्पीड के साथ उसकी आंखों के अंदर घुस जाता है। और तुम इमेजिन करो जब तुम्हारी आंखें फूट गई हो और कोई चींटी तुम्हारे आंख के चली जाए तो क्या हालत होगी। और यहाँ पर उस जायंट की भी वही हालत हो रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। मगर जिन्बू यहीं पर नहीं रुकता है, वो दोबारा से उसकी आंखों के पास चले जाता है और उसी सेम अटैक को करने लगता है। और एक दो बार नहीं, वो बार बार उस अटैक को उसकी चारों तरफ आंखों के पास बार बार लगातार कर ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें बेरू दिखाया जाता है जो कि उसकी आंख के अंदर होता है और रास्ते में आने वाली हर मांसपेशी को वो काटते हुए जा रहा होता है। मैं तो यहाँ पर यह सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरी आंख फूटी और अंदर कोई जाकर मेरी मांसपेशियों को काट रहा हो इतनी बुरी तरीके से। तब यहाँ पर हमें जायंट दिखाया जाता है जिसकी आंख और मुंह से लगातार खून बह रहा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। वहीं बेरू भी उसके अंदर से रोर करता है और यहाँ पर वो जायंट लास्ट बार चिल्लाता है और फिर वहीं पे मर जाता है। तभी यहाँ पर जिन्बू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुम्हारा एनिमी अब मर चुका है। और यहाँ पे उस मॉन्स्टर के मरते यहाँ पर जिन्बू को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले होते हैं, साथ ही में उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा अप हो गया होता है। तभी यहाँ पर पीछे से जिन्हो आ जाता है जो कि बोल रहा होता है जिन्बू ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, तुमने अकेले ही इस पूरे टेंशन को क्लियर कर दिया और यहाँ पर सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। और यहाँ पे जिन्बू भी उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और कहता है मैंने एक एनिमी को मारा है। क्या मतलब मैंने एक एनिमी को मारा है? इसका मतलब ये टेंजन बॉस नहीं था, तो इसका मतलब ये रेड अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी यहाँ पर जिन्हो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जिसपे कि जिन्बू उसकी तरफ देखकर कहता है मैं तो इसके शैडो को भी बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, क्या बकवास है ये। तभी उसे वहाँ पर पीछे से कुछ आता हुआ दिखता है जिसपे कि वो जिन्हो को कहता है तुम वहीं पीछे रुक जाओ। तभी उसके पीछे से बेरू निकलता है जिसपे कि जिन्बू सोचता है इसकी ये जायंट तो मर चुका है लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना माना अभी भी है कि इसने बेरू की प्रेजेंस तक को छुपा लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये कोई और नहीं बल्कि बेरू है। तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ जाती है जहाँ पर कि टेंजन में से बहुत ज़्यादा ही माना स्टॉर्म निकल रहा होता है और इसे देखकर जिन्बू बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। और उस टेंजन में से बहुत ही खतरनाक माना स्टॉर्म निकल रहा होता है, उससे लगभग इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि आसपास की बिल्डिंग भी थोड़ी बहुत टूटने लग जाती है। उस माना से खैर जिन्बू को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तभी उसे ध्यान आता है कि यहाँ पर जिन्हो भी था और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी नज़र पड़ती है कि इग्रिस ने उसे पहले ही प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जिन्बू एक चीज़ देखकर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और उस टेंजन में से माना बाहर नहीं निकल रही होती है बल्कि वो उस मरे हुए जायंट की बॉडी में से माना खींच रही होती है, जिसको जिन्बू देखकर शॉक हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है मैंने आज तक बहुत ज़्यादा ही टेंजन क्लियर करे हैं, बल्कि इस सिस्टम मिलने के बाद नहीं, जब मैं ई रैंक का हंटर था तब भी मैंने बहुत टेंजन क्लियर करे हैं और आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक टेंजन अपने मॉन्स्टर की माना को खींच रहा होता है। तभी यहाँ पर जिन्बू जिन्हो को पीछे रोकता हुआ उसी जायंट के ऊपर कूद कर उस टेंजन के अंदर चले जाता है और जैसे ही वो टेंजन के अंदर एंटर होता है वो सब सीन देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था यहाँ पे जिन्बू टेंजन के अंदर आ चुका होता है और पीछे से तभी यहाँ पे बीरू निकलता है और उसे कहता है माय किंग क्या आपने वो आवाज़ सुनी है? जिसपे कि जिन्बू कहता है हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी है, मगर ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है? और वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी हंसने की आवाज़ पूरे टेंजन के अंदर गूंज रही होती है जिसपे कि जिन्बू बोलता है
हम यहाँ पर आए हैं, ये तो उसे अभी तक पता चल गया होगा और एक दुश्मन उसके टेंशन के अंदर आया है, उसके बाद भी वो इतनी बुरी तरीके से हंस रहा है, क्या कितना बेकार है वो। तभी वो वहाँ पर बीरू को कहता है चलो आगे बढ़ते हैं और हमें वहीं टेंशन के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से हंसते हुए बोल रहा होता है तुम बेकार रूलर्स, देखो मेरी मदद करने के लिए कौन आया है, वेलकम सेड मोनार्च। और तभी यहाँ पर हमें उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है जो कि एक नॉर्मल जाइंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इसे यहाँ पर रूलर्स ने बहुत ज़्यादा ही चैनों से बांध रखा होता है। और जैसे ही जिन वो वहाँ पर पहुँचता है वहीं पर तभी वो मोनार्क नीचे देखते हुए कहता है मुझे मुझे जल्दी से आज़ाद करो, मुझे पता है रूलर कितना गंदा खेल खेल रहे हैं और मुझे बाकी सबको भी इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मगर तभी जैसे जिन्वू उसके पास पहुंचता है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये पावर जिसकी है और मैं जिसे जानता हूँ तुम वो नहीं हो, आखिर तुम कौन हो। जिसपे कि जिन्वू उसके बातों का जवाब ना देते हुए उसे बोलता है रूलर्स ने तुम्हारा ये हाल करा है, हाँ यही बोलते हो ना तुमने। वो लोग मुझे खिलौने की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं उनका सारा ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर दूं और फिर असली वॉर स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे जिन्वू सोच रहा होता है मैंने आज तक बहुत ज़्यादा ही टेंशन्स क्लियर करे हैं और जितने भी बॉस और नॉर्मल मॉन्स्टर थे वो मेरे को कुछ भी नहीं बता पाते थे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये तो मेरे को सब कुछ बता रहा है। तभी यहाँ पे जिन्वू उससे बोलता है वो रूलर्स कौन है, मेरे को उनके बारे में पूरी बात बताओ। जिसपे कि वहाँ पर वो जाइंट बोलता है वो हम मोनार्च के दुश्मन होते हैं। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पे बोलता है मोनार्च के दुश्मन, इसका मतलब तो वो मेरे भी दुश्मन होंगे ना, और उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बांध के क्यों रखा है। और वो जाइंट यहाँ पे जिन्वू की बात काटते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, तुमने जो करा है उसके बाद बस रूलर्स ही नहीं बल्कि बाकी मोनार्च भी तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए हैं, वो भी तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। और जितना मैं यहाँ पर तुम्हें देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तुम अभी तक इतने ताकतवर हुए नहीं हो कि तुम उनका सामना अकेले कर पाओगे, तुम्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। जिस पे कि जिन्वू बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा दोस्त से। जिसपे कि वहाँ पर वो जाइंट बहुत बुरी तरीके से हंसने लग जाता है और हंसते हुए जिन्वू से बोलता है तुम मेरी चेन्स को तोड़ो और मैं तुम्हारे यहाँ पे मदद करूँगा। जिसपे कि जिन्वू बोलता है एक जाइंट एक बीस्ट ह्यूमंस की मदद करेगा, मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ। जिसपे कि वो जाइंट वहाँ पे एक मंत्र बोलने लग जाता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हें बिलीव दिलाता हूँ। और यहाँ पे जिन्वू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग द किंग ऑफ जाइंट्स। उसने एक यहाँ पे स्पेल कास्ट करा है द प्लेज ऑफ ट्रस्ट, और अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम ऐसी बंधन में बंध जाओगे, इसके बाद तुम दोनों आपस में झूठ नहीं बोल पाओगे। और इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है तो मैं इसे यहाँ पर जाइंट ही बोलूँगा। और यहाँ पर जिन्वू वो विंडो देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है द मोनार्च ऑफ वेगनिंग, ओके ठीक है ऑल राइट देन। और यहाँ पे वहाँ पे सिस्टम दोबारा से उससे पूछता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। जिस पे कि जिन्वू वहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और वहाँ पे वो जाइंट यहाँ पर जिन्वू से बोलता है तुम मुझे जल्दी से फ्री कर दो, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगा। जिस पे कि जिन्वू कहता है अच्छा ठीक है फिर ऑल राइट देन, मैं तुम पे ट्रस्ट और वो वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाता है। जिसपे कि यहाँ पर वो जाइंट बोलता है, जिसपे कि वो जाइंट दोबारा से हंसते हुए कहता है तुम मेरे से यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते हो, यही तो है द प्लेग ऑफ ट्रस्ट। और एक बार तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो यहाँ पर तुम अपने पार्टनर से कभी भी झूठ नहीं बोल पाओगे। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू से बोलता है लेकिन यहाँ पर तुम मुझे एक बात क्लियर करो, तुम मुझे ये सब कैसे बड़ी आसानी से बता पा रहे हो रूलर्स और उनके बारे में। मैंने आज तक जितने भी बीस्ट से फाइट करा है, जितनों को भी मारा है, वो सब तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। मैं उनसे पूछता भी था मगर उनसे कुछ आवाज़ें ही नहीं आती थी। मगर यहाँ पे वो जाइंट जिन्वू से बोलता है तुम किन मॉन्स्टर की बात कर रहे हो। जिस पे कि जिन्वू बोलता है वो जो गेट से बाहर आते हैं। जिस पे कि वो मोनार्क कहता है तुम उन घटिया सोल्जर्स की बात कर रहे हो। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे को पहले ये बताओ तुमने इतनी ज़रूरत भी करी कैसे कि तुम एक रूलर्स और मोनार्च से उन मामूली सोल्जरों को कंपेयर कर पाओ। वो बददिमाग मॉन्स्टर्स, वो बस एक स्ट्रैगलर्स हैं जो कि यहाँ पर रूलर्स ने जिन्हें बंदी बना लिया था। वो उनका दिमाग पूरी तरीके से खाली है, वो तो अब पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुके हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो खुद कौन है, उनको तो अपने बारे में बिल्कुल भी थोड़ा कुछ भी याद नहीं है। मगर तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। मैं किंग ऑफ जाइंट हूँ, मैं एक मोनार्क हूँ और मुझे सब कुछ पता है मैं कौन हूँ और क्या हूँ।
और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से ये इंतज़ार कर रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊँ, लेकिन देखो मुझे बचाने कौन आया है, खुद शैडो ऑफ मोनार्च। तभी यहाँ पर जिन्वो बोलता है, रूलर्स उनसे तुम्हारा क्या मतलब है, कहीं तुम उनके बारे में तो नहीं बोल रहे हो? वो सिल्वर आर्मर पहने हुए सोल्जर जो थे, जिसपे कि वहाँ पे मोनार्क कहता है वो वही तो हैं रूलर्स के सोल्जर, मगर वो रूलर्स नहीं है खुद। मगर यहाँ पर जिन्वू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मगर तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर बार बार मॉन्स्टर को क्यों भेज रहे हैं हमारी दुनिया में? जिसपे कि यहाँ पर वो जायंट 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, कुछ बोलना नहीं चाहता है, मगर वो कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, वो यहाँ पर वॉर की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए वो बार बार मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भेज रहे हैं। वो अर्थ को एक बैटल फील्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो मोनार्च को दोबारा मार सकें। जिसपे कि जिन्वू बोलता है, अगर उन्हें फाइट ही करनी है तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते हैं, इन बीस्ट को यहाँ भेजने का क्या मतलब है? जिसपे कि यहाँ पर वो मोनार्क बोलता है, वो अर्थ को माना से भर रहे हैं ताकि वो पूरी तरीके से बैटलशिप में कन्वर्ट हो जाए। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पे शॉक हो जाता है और हमें यहाँ पर एक बात क्लियर करी जाती है, वो मॉन्स्टर यहाँ पे एक श्राप की तरह होते हैं, लेकिन उनके शरीर से जो माना निकलती है वो ब्लेसिंग की तरह होती है। साथ ही में बाकी लोगों का तो ये भी मानना है, जो कि हमें टेंजन से माना क्रिस्टल्स निकलती है और इसके बजाय मॉन्स्टर्स को मारने पे जितने भी हमें यहाँ पर स्टोन्स एसेंस स्टोन्स मिलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट वर्ल्ड में यहाँ पर एनर्जी की सबसे अच्छी सोर्स है। यहाँ पर प्रेजेंट वर्ल्ड में जितने भी एनर्जी के सोर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी यहाँ पर माना क्रिस्टल्स को ही माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर रूलर्स इन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर भेजते हैं। यहाँ पर वो मोनार्च अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हारी अर्थ यहाँ पे बिल्कुल भी पावर की सोर्स नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की कोई पावर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो मॉन्स्टर को भेजते हैं ताकि उनकी खून से धरती को वहाँ पर भर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे माना पूरी तरीके से भर जाएगी और वो इस दुनिया में आ पाएंगे। और इसीलिए उन बेकार रूलर्स ने ये डिसाइड करा था कि वो इन सारे बंदियों को, इन जिन मॉन्स्टर को उन्होंने बंदी बनाया था, यहाँ पर भेजेंगे ताकि तुम्हारे प्लेनेट को बैटल फील्ड में कन्वर्ट कर सके। और अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारे प्लेनेट का माना डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और अगर तुम इसको समझना चाहते हो तो तुम इसकी तरह ले सकते हो कि वो लोग तुम्हारे प्लेनेट को फर्टिलाइज कर रहे हैं, वो लोग तुम्हारे प्लेनेट को पूरी तरीके से माना से भर देना चाहते हैं। और तुमको तो ये बात पता ही होगी, सभी हंटर्स को, मॉन्स्टर्स को, चाहे वो मोनार्च हो या फिर रूलर्स ही क्यों ना हो, सभी को यहाँ पर माना से ही पावर मिलती है और वो तुम्हारे प्लेनेट को माना से भर देना चाहते हैं। जिसपे कि वहाँ पर जिन्वू कहता है, वॉर से तुम्हारा क्या मतलब है? जिसपे कि वहाँ पर वो मोनार्क कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जिसपे कि वो मोनार्क कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? एक रीमैच रूलर्स और मोनार्क के बीच में अब दोबारा से एक फाइट होगी, जिसमें कि यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन राज करेगा और कौन पूरी तरीके से मर जाएगा। तभी यहाँ पर जिन्वू को वहाँ पर वो डीमन कासल के सारे सीन्स याद आ रहे होते हैं। जिन्वू को यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली याद होती है, जिसपे कि यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसने कैसे डीमन कासल के अंदर सब कुछ जलते हुए देखा था, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। जिसपे कि यहाँ पर मोनार्क कहता है, तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से हेल बन जाएगी, तुम्हारे पास पूरा टाइम नहीं बचा है सोचने का, उन रूलर्स ने तो अपना गेम स्टार्ट भी कर दिया है, जल्दी से मेरे को आज़ाद करो। जिसपे कि जिन्वू बोलता है, तुम बार बार ऐसी बात क्यों कर रहे हो कि जैसे वो दोनों मेरे पीछे ही पड़े हैं और कभी भी मेरे को ढूंढ के पकड़ लेंगे। जिसपे कि वहाँ पर मोनार्क कहता है, तुमको कुछ भी नहीं पता है ना, तुमको कुछ भी नहीं पता है, ये जो पावर्स है ये तुम्हारी नहीं है और मैं तुम्हें बोलूँ तो ये पावर शायद तुम्हें दी गई है या फिर तुम्हारे अंदर डाली गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पावर जिसकी थी, ऐश बॉर्न, जो कि रियल शैडो ऑफ मोनार्च था, उसने मोनार्च और रूलर्स दोनों को ही धोखा दे रखा है, इसीलिए दोनों ही उसके जान के दुश्मन बड़े हुए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करने को तैयार हूँ, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता तुम मेरी मदद करो? जिसपे कि जिन्वू सीरियस होकर बोलता है, तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो तुम मेरे शैडो सोल्जर क्यों नहीं बन जाते फिर? और यहाँ पर हमें जिन्वू के अंदर फिर से दोबारा से ऐश बॉर्न की झलक देखने को मिलती है और जिन्वू यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और इसको देखकर वो मोनार्क भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर सीरियस हो जाता है, घबरा जाता है और कहता है, क्या ये सच में तुम हो? और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, यहाँ पर मोनार्च और वहाँ पर रूलर्स की बॉडी स्ट्रक्चरल बॉडीज होती है जिसको तुम यहाँ पर शैडो नहीं बना सकते, उन्हें बस डिस्ट्रॉय करा जा सकता है।
यहाँ पे वो मोनार्क अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब तो तुम मेरी मदद कर ही सकते हो, तुम्हारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है और इनफ रीजन है मेरे यहाँ पर हेल्प करने के लिए। जिसपे कि जिन्वू धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपनी इन्वेंट्री में से बैरन की डैगर को बाहर निकालता है और उससे वहाँ पर उसको फ्री करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन मनी मन सोच रहा होता है, मुझे इतना अनईजी सा क्यों फील हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। तभी वो मोनार्क दोबारा चिल्लाते हुए कहता है, मुझको जल्दी से फ्री करो। तभी यहाँ पर जिन्वू उसकी एक चेन को काट देता है, जिसपे कि जिन्वू उससे बोलता है, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी मदद करोगे, है ना। जिसपे कि वो मोनार्क कहता है, हाँ मैंने कहा था और मैं ऐसा करूँगा भी, और ये एक कंप्लीट डील है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला हूँ। साथ ही में वो मोनार्क सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी तक पूरी तरीके से एक ह्यूमन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा मैंने इसके अंदर उसको देखा था, क्या मुझे भ्रम हुआ था। तभी यहाँ पर जिन्वू उसकी दूसरी चैन की तरफ बढ़ते हुए उसको वहाँ पर फ्री करने के लिए जा रहा होता है और उससे बोलता है, तुम मेरे साथ हो, इसका मतलब क्या तुम ह्यूमंस के साथ हो। और वहाँ पे पूरे टेंजन के अंदर सन्नाटा भर जाता है। वो मोनार्क वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, जिसपे कि जिन्वू बोलता है, तुम आखिर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या ये तुम्हारे प्लेग ऑफ ट्रस्ट स्पेल की वजह से है, क्योंकि तुम यहाँ पर झूठ नहीं बोल पा रहे हो। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू की नज़र उसकी पीठ की तरफ पड़ती है, जहाँ पर कि उसके गर्दन पे वही ऐसा स्टोन लगा था जो कि बाकी मॉन्स्टर के अंदर लगा होता है। जिसपे कि जिन्वू बोलता है, ये स्टोन जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा तुम्हारे अंदर भी वही आवाज़ आती रहेंगी कि इंसानों को मारो, और इसके साथ तो तुम ह्यूमंस का साथ कभी नहीं देने वाले हो, है ना। जिसपे कि वो मोनार्क कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं ह्यूमंस के साथ नहीं हूँ। और ऐसा बोलते ही वो जिन्वू पर अटैक कर देता है और यहाँ पर जिन्वू उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, मैं अपनी डील को यहाँ पर तुम्हारे साथ कैंसिल कर रहा हूँ, तुम आगे चल के मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। और ऐसा बोलते ही यहाँ पर जिन्वू अपने डैगर को उसकी छाती में घुसा देता है और कहता है, तुम ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो गए। जिसपे कि वो मोनार्क उसे बोलता है, हाँ माना कि मैं एक ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे से बड़ा खतरा तो तुम खुद हो जिन्वू, तुम खुद हो। और ऐसा बोलते ही वो वहाँ पर जिन्वू खाने के लिए जाता है, उसे एक ही झटके में मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जिन्वू उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो उस पर लगातार अटैक करता ही जा रहा होता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे बंधा हुआ होता है, इस वजह से कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है, और शायद वो बंधा नहीं हुआ होता तो शायद यहाँ पर हमें एक अमेजिंग फाइट देखने को मिल सकती थी। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, मगर फिर भी वो वहाँ पर जिन्वू को एक श्राप दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मेरे को पता है ये दुनिया जल्दी एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ जितने लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो और अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हो वो सब लोग वहाँ पे मर जाएंगे। वो सभी लोग हेल की फायर में धुआं हो जाएंगे। मगर यहाँ पर जिन्वू सीरियस मोड में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और तुमको लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा होने दूंगा। और यहाँ पर जिन्वू एक ही झटके में उसके गले को काट देता है और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। वो सिस्टम वहाँ पे जिन्वू को बोलता है, तुमने यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ मोनार्क द जाइंट किंग को मार दिया है, तो तुम्हारी एक्सपी को कैलकुलेट किया जा रहा है, तुमने बहुत ज़्यादा एक्सपी को अर्न करा है, तो उसे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर जिन्वू एक एसन स्टोन को हाथ में लेके वहाँ पर सोच रहा होता है, मैं इसकी बॉडी में से शैडो नहीं निकाल पाया, साथ ही में वो बड़े वाला मॉन्स्टर जो गेट के पास था मैं उसमें से भी शैडो निकाल नहीं पाया था, लेकिन ये रिवॉर्ड भी कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। अभी यहाँ पर जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है, उसे बोला जाता है तुम्हारा लेवल अब 123 है, और वहाँ पर थोड़ी देर में उस मोनार्च की बॉडी भी गायब होने लग जाती है। जब जिन्वू यहाँ पर आया था तो वो शायद 102 या 3वें लेवल पे था, लेकिन वो जल्दी यहाँ पर कुछ ही जाइंट को मारने पे ही उसे 20 या 15 या 20 लेवल अप हो गया है। तब यहाँ पर दूसरी कंट्री में सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर ये बंदा एक नेशन लेवल का हंटर क्रिस्टोफर रीड होता है, और वो दूसरे वाले से कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पर आओगे। अभी हमें बताया जाता है वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया था, उसमें से एक अमेरिका का बंदा और एक मिसेस सेलनर थी। तभी वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने वहाँ पर सेक्रेटरी से कहता है, जब तक मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ कोई भी मेरे रूम में ना आए। और वो लोग वहाँ पर तीनों सोफे पे बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जिसपे कि क्रिस्टोफर बोलता है, अगर आप लोग उस एस रैंक के गेट के लिए आए हैं जिसे थॉमस आंद्रे क्लियर करने गया है तो भूल जाओ, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। जिसपे कि यहाँ पर मिसेस सैलनर उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, हम यहाँ पर एस रैंक के गेट के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। जिसपे कि क्रिस्टोफर बोलता है, उसके लिए नहीं आए हो फिर किसके लिए आए हो, एस रैंक के गेट से ज़्यादा सीरियस बात क्या हो सकती है भला। जिसपे कि यहाँ पर मिसेस सैलनर अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम्हारी मौत। बिल्कुल सही सुना तुमने,
मैंने अपने सपने में देखा था कि कुछ लोगों ने तुम्हें जकड़ रखा था और कुछ लोग तुम्हें मार रहे थे। शायद ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि तुम फ्यूचर में मर सकते हो। जिसमें कि यहाँ पर क्रिस्टोफर बोलता है, मैं एक नेशन लेवल का हंटर हूँ और नेशन लेवल का ही हंटर नहीं, थॉमस आंद्रे के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन आके मारने वाला है? हाँ, और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। तो मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।